हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मॉक डायरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 6 सिटीजनशिप। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 किससे डील करते हैं? सिटीजनशिप से। It contains neither any permanent nor any elaborated provisions in this regard। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी परमानेंट प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं। यह पावर है पार्लियामेंट के पास। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट और मेक एनी लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप मैटर। सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने की और उसको इनेक्ट करने की पावर है पार्लियामेंट के पास। According to the Constitution, Article 5 to 11 under Part 2, four categories of persons became the citizen of India at its commencement on 26 जनवरी 1950। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 फोर कैटेगरीज बताई गई हैं टू बिकम एन सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसमें फर्स्ट है पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, वे पर्सन जिनके पास इंडियन डोमिसाइल है। सेकंड है पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर इंडिया आए हैं। थर्ड है पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो इंडिया से माइग्रेट कर पाकिस्तान चले गए और बाद में वापस इंडिया आए। फोर्थ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो इंडिया के बाहर रहते हैं। तो अब हम इन चार कैटेगरीज को डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 किसके लिए है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, जिनके पास इंडियन डोमिसाइल है। अब इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया, एक व्यक्ति जिसके पास इंडियन डोमिसाइल है, और एनी वन ऑफ थ्री कंडीशंस। अब देखिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए उस पर्सन के पास या तो इंडियन डोमिसाइल हो, या तो वह नीचे दी गई तीन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करता हो। हमारी तीन कंडीशंस क्या है? ए पर्सन वाज बोर्न इन इंडिया, ऐसा पर्सन जो इंडिया में बोर्न हुआ हो। एनी ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, उसके पेरेंट्स में से कोई भी, या तो उसकी मदर या उसके फादर। पर्सन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो वह व्यक्ति हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे जस्ट बिफोर 5 years से वह इंडिया में रह रहा हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 6, पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। अब ऐसे पर्सन्स की सिटीजनशिप के लिए टू टाइमलाइंस दी गई हैं। एक है 19 जुलाई 1948 से पहले की, और एक है 19 जुलाई 1948 से बाद की। तो हम पहले देखते हैं बिफोर जुलाई 1948। ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब वह व्यक्ति या उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक, या तो फादर या मदर, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या तो वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी एक, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुआ हो। सेकेंड कंडीशन है ही हैड बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, वह पर्सन माइग्रेशन के बाद से ही इंडिया में रह रहा हो। सेकेंड है आफ्टर जुलाई 1948 से, अब जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर आए हैं, उनके लिए सिटीजनशिप की तीन कंडीशंस दी गई हैं। फर्स्ट है ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन ऐसा पर्सन कब रजिस्टर्ड हो सकता है? जब वह रजिस्ट्रेशन के आवेदन के ठीक पहले 6 मंथ तक इंडिया में रहा हो। ए पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन तो सेम ही है, उसके या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो। सेकंड है 19 जुलाई 1948 के बाद से जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर इंडिया आए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 7,
Person migrated to Pakistan after March 1st, 1947 but later returned. यह प्रोविजंस उन पर्सन्स के लिए है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर चले गए थे और बाद में इंडिया वापस रिटर्न आए, तो उनके सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए 4 प्रोविजंस दिए गए हैं। फर्स्ट है, ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। सेकंड है, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर ए परमिट फॉर रीसेटलमेंट। अब देखिए, जो लोग इंडिया रिटर्न करके आए हैं वह रीसेटलमेंट परमिट के अंडर में आए होने चाहिए। थर्ड है, ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति कब रजिस्टर्ड हो सकता है? जब वह रजिस्ट्रेशन के आवेदन के ठीक 6 महीने पहले से इंडिया में रह रहा हो। अब देखिए, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में केवल एक कंडीशन का डिफरेंस है। आर्टिकल 7 में एक प्रोविजन एक्स्ट्रा है। क्या प्रोविजन है? परमिट फॉर रीसेटलमेंट। अब हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 किससे डील करता है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। भारतीय मूल के व्यक्ति जो बाहर रहते हैं। अब उनको इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए 2 कंडीशंस दी गई हैं। He or either of his parent or any of his grandparent was born in undivided India. Second है, he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country of his residence. वह जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री में इंडिया के डिप्लोमेट और काउंसलर द्वारा वह एज ए इंडियन सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 8 किसको कवर करता है? ओनली ओवरसीज इंडियंस को। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 9। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अब देखिए, आर्टिकल 9 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 10। एवरी पर्सन हु इज और डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया shall continue to be a such citizen subject to the provisions of any law made by parliament। देखिए, एवरी पर्सन जो इंडियन सिटीजनशिप है, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है उसके अंडर वह इंडियन सिटीजन रह सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में बताया गया है, पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन एंड ऑल द अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को क्या पावर देता है कि वह सिटीजनशिप से रिलेटेड सभी मैटर्स पर, चाहे वह एक्विजिशन हो और टर्मिनेशन हो, सभी के लिए प्रोविजंस बना सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप एक्ट 1955। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। अब देखिए, इसको चाहे आप कह सकते हैं सिटीजनशिप का पेरेंट एक्ट। नागरिकता अधिनियम 1955। The Citizenship Act 1955 provides for acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution. Citizenship Act 1955 किससे डील करता है? Acquisition and loss of citizenship. This act has been amended so far 9 times. इस एक्ट को ऑलरेडी 9 टाइम अमेंड किया जा चुका है। इस एक्ट को कब कब अमेंड किया गया? 1957 में, 1960 में, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एंड रिसेंटली 2019 में। अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 हम पहला टॉपिक देखेंगे, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अधिग्रहण। इट प्रेस्क्राइब 5 वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्वायर करने के कितने तरीके बताए गए हैं? 5 तरीके। By birth, by descent, registration, naturalization and incorporation of territories। अब देखिए, ओरिजिनली सिटीजनशिप एक्ट 1955 also provide for the Commonwealth citizenship, but this provision was repealed by the Citizenship Amendment Act 2003। देखिए, जो 1955 का ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट था वह कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करता था, लेकिन इस प्रोविजन को 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रिपील कर दिया गया। देखिए, सिटीजनशिप एक्वायर करने के कितने तरीके बताए गए थे? 5 तरीके। उनमें से फर्स्ट है बाय बर्थ। अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 25 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। अब देखिए, एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में हुआ हो, वह बाय बर्थ इंडियन नेशनल होगा,
इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, चाहे उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी कोई भी हो। अब देखिए ये 1987 ही क्यों दिया गया है, क्योंकि 1986 में एक अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए यह टाइमलाइन दी गई है। सेकंड है, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 is considered as a citizen of India only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। अब देखिए जिन पर्सन्स ने 1 जुलाई 1987 के बाद से इंडिया में जन्म लिया है वह इंडियन सिटीजन केवल तब कंसीडर किए जाएंगे जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो। अब बाय बर्थ में थर्ड कंडीशन क्या है, दोज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 December 2004 are considered citizen of India only if both of their parents are citizens of India or one of whose parents are citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of their birth। अब देखिए ऐसे व्यक्ति जो 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया में बॉर्न हुए हों वह इंडियन सिटीजनशिप कब कंसीडर किए जाएंगे, जब उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो या दोनों में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो और अदर इलीगल माइग्रेंट नहीं हो एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, उसके जन्म के समय। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिया में पोस्टेड हैं उनके बच्चे और जो इंडिया के एनिमीज कंट्रीज के बच्चे हैं वह बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। सेकंड सिटीजनशिप एक्वायर करने का तरीका है बाय डिसेंट, वंश के अनुसार। इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 December 1992 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट if his father was a citizen of India at the time of his birth। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले इंडिया के बाहर उनका जन्म हुआ हो वह बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन है। इफ हिज फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, अगर उसके जन्म के समय उसके फादर इंडियन सिटीजन हो। सेकंड है, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 December 1992 is considered as a citizen of India if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth। 10 दिसंबर 1992 के बाद जो पर्सन इंडिया के बाहर जन्म लिए हैं वह इंडियन सिटीजन कंसीडर किए जाएंगे यदि if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth, उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। थर्ड है, फ्रॉम 3 December 2004 onward, a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of birth or with the permission of the central government after the expiry of the said period। देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है वह बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन कंसीडर नहीं किए जाएंगे जब तक कि हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन काउंसलेट विद इन 1 year ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ, जब तक कि उस व्यक्ति का जन्म उसके जन्म के 1 साल के अंदर इंडियन काउंसलेट में रजिस्टर्ड ना किया गया हो या फिर 1 साल की एक्सपायरी के बाद वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बाद रजिस्टर किया गया हो। एक नोट है, ए रिटन अंडरटेकिंग शैल बी गिवन बाय द पेरेंट्स ऑफ सच माइनर चाइल्ड along with the registration that he or she does not hold passport of any other country। ऐसे जो माइनर चाइल्ड हैं उनके पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन के समय एक रिटन अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि उनके पास किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। ए माइनर हु इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट and is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India if he does not renounce the citizenship or nationality of another country within 6 months of his attaining full age। देखिए यदि कोई माइनर चाइल्ड है उसके पास किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट है या फिर नेशनलिटी है तो जब वह 18 ईयर्स का हो जाएगा तो विद इन 6 मंथ अगर उसने अपनी अदर कंट्री की नेशनलिटी नहीं छोड़ी तो उस व्यक्ति की इंडियन नेशनलिटी ऑटोमेटिक सीज हो जाएगी। थर्ड है, बाय रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक रजिस्टर कर सकती है लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अब कंडीशन क्या है, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है वह रजिस्ट्रेशन के आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। नेक्स्ट कंडीशन है ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में रह रहा हो, ऐसे पर्सन्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ऐसा पर्सन जिसने इंडियन सिटीजन से शादी की हो और 7 साल से इंडिया में रह रहा हो। नेक्स्ट कंडीशन माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एक फुल एज एंड कैपेसिटी पर्सन मतलब जो 18 या 18 प्लस हो गया हो और जिसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो, वह बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। A person of full age and capacity who or either of his parents was earlier citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application for registration। तो इसका मतलब क्या है, 18 प्लस हो और उसके either of his parents माता पिता में से कोई भी एक इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडियन सिटीजन रहा हो और रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने से ठीक पहले 12 मंथ से इंडिया में रह रहा हो। नेक्स्ट कंडीशन है ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years एंड हु इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है पर्सन 18 और 18 प्लस हो और वह 5 साल से OCI कार्ड होल्डर हो और रजिस्ट्रेशन के आवेदन के ठीक पहले 12 मंथ से इंडिया में रह रहा हो। All the category of persons must take an oath of allegiance before they are registered as an citizen of India। देखिए सभी कैटेगरी के पर्सन्स को एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर होने से पहले एलिजेंस की ओथ लेनी पड़ती है, मतलब इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसे निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। फोर्थ प्रोसेस है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का बाय नेचुरलाइजेशन। Central government may on an application grant a certificate of naturalization to any person if he possesses the following qualifications। Qualifications क्या है? He is not a subject or citizen of any country where Indians are prevented from becoming subjects or citizen of that country by naturalization। देखिए बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए ऐसा पर्सन उस कंट्री से नहीं होना चाहिए जहां इंडियंस उस कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते बाय नेचुरलाइजेशन। ही अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन। ठीक है, उसको जब इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो उसको अदर कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। He has either resided in India or been in the service of government of India or partly the one and partly the others throughout the period of 12 months immediately preceding the date of the application। वह व्यक्ति या तो इंडिया में रहता हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सर्व कर रहा हो या फिर पार्शियली 1 और 2 और आवेदन के ठीक पहले 12 मंथ से इंडिया में रह रहा हो। नेक्स्ट कंडीशन है ड्यूरिंग द 14 years immediately preceding the said period of 12 months for period amounting in the aggregate to not less than 11 years। देखिए जो 12 मंथ्स की कंडीशन है कि वह इंडिया में रह रहा हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सर्व कर रहा हो या पार्शियली 1 और बोथ, इस कंडीशन के ठीक पहले 14 years में वह कम से कम इंडिया में 11 years रहा हो। ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ही हैज एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल। अब देखिए 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। In the event of certificate of naturalization being granted to him, he intended to reside in India or serve under the international organization of which India is a member। अब देखिए उसको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट देने की कंडीशन में he intended to reside in India, वह भारत में रहने का इरादा रखता हो और serve under the international organization of which India is a member, या वह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करना चाहता हो जिसका इंडिया मेंबर हो। नेक्स्ट कंडीशन है हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव और एनी ऑफ एबव कंडीशंस फॉर नेचुरलाइजेशन इन द केस ऑफ ए पर्सन
who has rendered distinguished service to the science, philosophy, art, literature, world peace और human progress। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस में जो ऊपर जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं उनमें से कुछ कंडीशंस को हटा सकता है, सभी कंडीशंस को हटा सकता है उन पर्सन्स के लिए जिनका साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस में विशिष्ट योगदान हो। पांचवा तरीका है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पर्सन who among the people of the territories shall be the citizen of India. Such persons become the citizens of India from the notified date. अब देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है तो उसके जो भी सिटीजन्स हैं जो उस टेरिटरी में रह रहे हैं वह एक नोटिफाइड डेट के बाद इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पौंडुचेरी बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued the Citizenship Pondicherry Order 1962 under the Citizenship Act 1955। अब देखिए, जब 1962 में पौंडुचेरी को पोर्तुगीज से लिबरेट करके इंडिया में मिलाया गया था तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया था, सिटीजनशिप पौंडुचेरी ऑर्डर 1962 अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके बाद से जो पौंडुचेरी में पर्सन्स रह रहे थे वह सभी इंडियन सिटीजन बन गए। अब देखिए, सिटीजनशिप एक्वायर करने के कितने तरीके बताए गए? 5। एक स्पेशल प्रोविजन है असम के लिए, स्पेशल प्रोविजंस एज टू बी सिटीजन ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। अब देखिए, असम अकॉर्ड आया था 1985 में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 एडेड द सम प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। फर्स्ट है, ऑल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम बिफोर 1 जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश। इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए and who have been ordinarily resident in Assam shall be deemed to be a citizen of India from 1 January 1966। अब देखिए, जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे जो बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 से पहले असम आ गए और वहीं पर रह रहे हैं, ऐसे पर्सन्स 1 जनवरी 1966 से इंडियन सिटीजनशिप कंसीडर किए गए। नेक्स्ट है असम अकॉर्ड में, एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू असम on or after the 1st January 1966 but before the 25th March 1971 from Bangladesh and who has been ordinarily resident in Assam and who has been detected to be a foreigner shall registered himself। ऐसे पर्सन जो 1 जनवरी 1966 के बाद इंडियन ओरिजिन के ऐसे पर्सन जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आए और वहां पर रह रहे हैं एंड हु हैज बीन डिटेक्टेड एज ए फॉरेनर, और भी सभी एज ए फॉरेनर रजिस्टर्ड किए गए। सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पज एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज ए फॉरेनर। वे सभी रजिस्टर्ड पर्सन एज ए इंडियन सिटीजन कंसीडर किए गए फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज ए फॉरेनर। देखिए, ड्यूरिंग इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 10 years ही एंजॉय ऑल राइट एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स। अब देखिए, जो पर्सन 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आए और जो एज ए फॉरेनर रजिस्टर्ड है उनको एज ए इंडियन सिटीजनशिप कंसीडर किया गया, लेकिन उनको 10 साल के लिए सभी राइट्स दिए गए एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स उनको कब मिला? आफ्टर 10 years। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सिटीजनशिप एक्वायर करने के कितने तरीके बताए गए थे? 5 तरीके, और सिटीजनशिप लूज करने के 3 तरीके बताए गए। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रेस्क्राइब्स 3 ways ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन। फर्स्ट है बाय रिनंसिएशन। Any citizen of India of full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship. Upon the registration of that declaration, that person ceases to be a citizen of India। देखिए, जो अपनी फुल एज कैपेसिटी में है, इट मीन्स 18 और 18+, वह एक डिक्लेरेशन के थ्रू अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर सकता है। अब देखिए, जैसे कि पर्सन ने एक डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया कि उसको अपनी इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करनी है, मतलब त्यागनी है, तो जिस डेट को उसके डिक्लेरेशन को रजिस्टर किया जाएगा उस दिन से ही उस पर्सन की इंडियन सिटीजनशिप सीज हो जाएगी।
लेकिन ड्यूरिंग वॉर इन विच इंडिया इज इंगेज्ड इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विदहेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वॉर टाइम चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रजिस्ट्रेशन को होल्ड पर रख सकता है। When a person renounces his Indian citizenship, every minor of that person shall lose his Indian citizenship। जैसे कोई इंडियन सिटीजन है वह अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करता है और अगर उसके माइनर चाइल्ड है मतलब 18 से कम तो उन माइनर्स की ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। However, when such a child attain the age of 18, he may resume Indian citizenship। हालांकि जब माइनर चाइल्ड अपनी 18 की एज को अटेंड कर लेगा तब वह अपनी इंडियन सिटीजनशिप को फिर से रिज्यूम कर सकता है अगर वह चाहे तो। सेकेंड है वह टर्मिनेशन। व्हेन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। देखिए जैसे कोई इंडियन सिटीजन है उसने यूएस या कनाडा की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वॉर। अब देखिए जो सिटीजनशिप के टर्मिनेशन की प्रोविजन है वह ड्यूरिंग वॉर टाइम कंसीडर नहीं की जाती है। थर्ड है वह डिप्रिवेशन। टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन सिटीजनशिप को खत्म कर सकती है यदि ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर किसी ने फ्रॉड करके इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको टर्मिनेट कर सकती है। द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयलिटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यदि कोई पर्सन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसलॉयल है तो भी उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। अनलॉफुल ट्रेड और कम्युनिकेशन विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर। वॉर के समय पर यदि कोई पर्सन एनिमी कंट्री से अनलॉफुल ट्रेड कर रहा है और कम्युनिकेशन कर रहा है तो भी उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन द सिटीजन हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। देखिए बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन अगर किसी ने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की है और विद इन 5 years अगर उसको 2 years की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड तो बाय डिप्रिवेशन उसकी सिटीजनशिप सीज हो जाएगी। द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। देखिए यदि कोई पर्सन है वह इंडिया से बाहर कंटिन्यूसली 7 years के लिए रह रहा है मतलब 7 years में वह कभी भी इंडिया वापस नहीं आया तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ओनली ए सिंगल सिटीजनशिप दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। अब देखिए इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है जबकि यूएस और स्विट्जरलैंड वगैरह में डुअल सिटीजनशिप है। वहां पर एक सिटीजनशिप यूनियन की होती है और एक सिटीजनशिप वहां के स्टेट और प्रोविंस की होती है, इसलिए वहां के पर्सन डुअल राइट्स को एंजॉय करते हैं। जैसे कुछ प्रोविजंस वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और कुछ प्रोविजंस वहां अलग अलग स्टेट्स के हैं, तो जो पर्सन जिस स्टेट में रह रहा है वहां के लॉ और प्रोविजंस को फॉलो करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में केवल एक ही सिटीजनशिप है जो है इंडियन सिटीजनशिप। यहाँ पर कोई स्टेट की जैसे यूपी एमपी इनकी सिटीजनशिप नहीं होती है। द सिटीजन ऑफ इंडिया ओ एलिजियंस ओनली टू द यूनियन। देखिए इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चूज करने का एक रीजन था डिस्क्रिमिनेशन को कम करना। जब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रोविजंस होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव आ जाता है और इंडिया को इंटैक्ट और यूनाइट रखने के लिए एक सिटीजनशिप का होना कहीं हद तक ठीक भी है। ऑल सिटीजन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रिसाइड enjoy all the same political and civil rights of the citizenship all over the country with some exception। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जैसे स्टेट्स अपने स्टेट्स के पर्सन्स को एजुकेशन में कुछ रिलैक्स दे देते हैं। कई जगह पर जैसे महाराष्ट्र है वहाँ जॉब में मराठी लैंग्वेज कंपलसरी कर दी, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है। अब देखिए इस टॉपिक के बाद हमारा इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली कवर करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर न्यू नोटिफिकेशन।